तो अब सुन के ही जानी है इनकी तो देखो सही ये सब उनका प्रताप है। तो ये मैं प्रताप भी प्रताप उनका उन्हीं का है। प्रताप भी उन्हीं का है। प्रताप भी उन्हीं का है। प्रताप भी उन्हीं का है। आप कह रहे हो कि मेरी कहानी तो है ही है, सब पता ही है, सब कहीं नहीं। अगर आप अपनी इस कहानी से शुरुआत करेंगे ना तो बच्चे लाइव बैठे हैं, उनको ये ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ लगेगा कि इन्होंने ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। मेरी कोई जो है ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਜਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। देखो हम तो महाराज जी को ऐसे सब बुजुर्ग लोग जाते थे, हम बुजुर्ग के तौर पे है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद जो मेरे साथ हुआ, घटित हुआ, आँख हुआ, मतलब उसी एक्सीडेंट में इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ता था। क्या पूछ रही है? कि आपके साथ हुआ था इंसिडेंट, ये पूछ रही हूँ कि इंसिडेंट आपके साथ हुआ ਇਹਨਾਂ था। ਨਾਲ हाँ, अंकल जी के साथ इंसिडेंट हुआ था। ये इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, ठीक है। तो अब ये सुनाएंगे स्टोरी, इनका एक्सीडेंट हुआ था तो महाराज जी ने इनके ऊपर क्या कृपा की थी, अब ये खुद बताएंगे। तो चंडीगढ़ ऐसा था मेरा, यहाँ उस जमाने में ना ये बिस्तरे नहीं होते थे, यहाँ से बिस्तरे अपने लाने पड़ते थे। तो मम्मी को तो बिठा दिया, अभी वो कहते मम्मी मैं चलती हूँ गाड़ी पे, या जैसे भी मुझको सूट नहीं करती तो गाड़ी पे बिठा दिया उनको। तो मैं चलता हूँ बस पे। तो मैं फिर बस पे गया, अपना लेके चंडीगढ़ हॉस्टल से अपना बिस्तरा उठाऊंगा। चंडीगढ़ हॉस्टल से अंकल जी ने चियोग आश्रम आना था, यहाँ पे हमारे सत्संग चले हुए थे। तो इनके मम्मी दिल्ली से चले, वो उनको चला दिया, फिर मैं बस से चला। इनको ये बस से चले क्योंकि इनको इंजीनियरिंग कॉलेज से आपको अपना बिस्तरा लाना था आश्रम के लिए। बिस्तरे होते नहीं था उस वक्त। तो बिस्तरा ला के उतरूंगा ना मैं चलूंगा। करनाल में बस पहुंची तो कुछ गर्मी के महीना जून में, आपको पता कितनी गर्मी हो है, दो बसें ऐसी हेड ऑन कोलिजन हो गई। उसमें पता लगा कि बाद में पता लगा, मैं तो आ गया खैर, कि 5-6 आदमी मर भी गए थे। ड्राइवर तो दोनों मर गए थे उस वक्त। सीधा एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसा बुरा एक्सीडेंट था और मैं फ्रंट सीट पे बैठा हूँ, ड्राइवर के साथ वाले फ्रंट पे बैठा हूँ। और चश्मे काले लगाए, ये नहीं लगता था ये नज़र की बात में लगी है। काला चश्मा लगाया, वो काला चश्मा ऐसे वो आगे टकराया कि वो पता नहीं कौन सा डंडा ऐसे टकराया कि यहाँ पे मेरी आँख पूरी ये लेके ना ऐसे बाहर आ गई आना। इनके काले चश्मे की वो ये जो सुन रही है, इतनी तो हिंदी समझती होगी, समझ नहीं आ रही। एक एक गीत को ट्रांसलेशन समझा रहे हो, अंग्रेजी समझ रही है, अंग्रेजी में बोले नहीं नहीं नहीं, ठीक है। समझ आ रही नहीं? नहीं इससे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं सबको समझा रही, इसको नहीं, मैं इंडिविजुअली बोल रही हूँ। नहीं समझाने क्यों, हमें ये समझ आ रहा हूँ कि मैं तो हिंदी बोल रहा हूँ, मेरी हिंदी समझ नहीं आ रही है, क्या चक्कर है? थोड़ा हाँ, क्या समझ आ रही है ना बेटे? सबको आ रही है ना समझ? ठीक है। थोड़ी थोड़ी नहीं आ रही है, आ रही है, आ रही है। जब वो एक्सीडेंट हो गया जी ऐसा, तो वो चश्मा पूरे का पूरा शीशा निकल के ना, यहाँ से आपने देखा ना ये कट लगा पूरा, यहाँ ना ऐसे आ गया। अब मैं देख रहा हूँ पहले तो भी इधर से सब नज़र आ ही रहा है, इधर लाल लाल जो पड़ रहा है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, थोड़ी सी लाली जैसे खून की होती है। तो मैं सोच रहा हूँ 22 साल का था मैं, 21-22 साल का, तो जवानी थे तो हिम्मत तो थी, जिंदा देखा भी ठीक है। उस हाहाकार मच रही थी, पिछली बस में भी कई टकरा गए, किसी को चोट लगी, आगे वाले 2-4 तो मरी गए, पीछे वाला ड्राइवर के पीछे पर पूरी हेड ऑन कोलिजन था। तो वो फिर मैं ऐसे रुमाल निकाला, थोड़ा ऐसा रखा, वो कोई नस ऐसी बड़ी कट गई थी कि पूरी, अब सफ़ेद कमीज सफ़ेद वो मैंने पहना हुआ पेंट, और वो पूरी खून लाल हो रही ऐसे आधी, इतना खून बहा। यार रुमाल बांध के मैंने देखा कोई अभी लिफ्ट क्या मिलनी है, कोई लिफ्ट ली जाए तो थोड़ा इमीडिएटली मेरी पढ़ते हैं तो कुछ मदद मिलनी चाहिए। तो मदद देखा इधर तो यहाँ तो सब मतलब हाहाकार मचा हुआ है। तो फिर मैं सड़क के किनारे थोड़ा हट के खड़ा हो गया, तो कोई लिफ्ट मांगता हूँ। पहले एक बंदा आया, थोड़ा देखा कि दूर से देखा एक सफ़ेद गाड़ी एम्बेसडर आई है, वो ऐसे मैंने खोला, गर्मी में एसी चल रहा होगा अंदर उसका,
तो मैंने हाथ दिया ऐसे, और मेरी वो हालत लंबी देख, उसने देखा एक अंदर मोटा सा सेठ है, इतना ही नजर आया कि सेठ है अंदर को बैठा हुआ। उसने देखा कि बंदा है, उसने फिर शीशा खोला आधा, देखा कि बंदा पूरा तरह जख्म ही है। तो ड्राइवर को क्या बोला, वो ड्राइवर चल पड़ा वहाँ से, मतलब छोड़ के हमको। तो बड़े शर्मिंदे जो है, मैं जैसे होता ना लिफ्ट नहीं मिली तो देखो इसको भी है नहीं है, तो मैंने कहा अब क्या करना, मांगे लेने, देखते हैं जो होएगा। जब सरकारी मदद आएगी, कोई बस हो जाएगी तो चल पड़ेंगे, जो होना देखी जाएगी। तो मैं ऐसे किनारे पे बैठ गया एक पत्थर पे, जून के महीने में, गर्मी इतनी थी कि पेड़ के नीचे बैठ गया कि कोई आएगी मदद तो ठीक है। तो मदद क्या है, थोड़ी देर में एक बंदा ऐसे ही सफेद ड्रेस, तो बड़ा तगड़ा बंदा ऐसे ही, और मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड से उतरा, सीधा मेरे पास आकर रोका। कहता है ये बेटे क्या हाल है? मैं कहा जी ऐसा थोड़ी एक्सीडेंट हुआ आपको, और तो मैं देख रहा हूँ लेकिन ऐसा ऐसा। कहते नहीं आपकी हालत ऐसी है, आपको इमीडिएटली चाहिए तो मेरे साथ मोटरसाइकिल में बैठ सकोगे? अब खून बह जा रहा था मेरा, रुक नहीं रहा था, कोई नस मोटी कट गई थी। तो मैंने कहा जी चलेंगे, अब हिम्मत थे, वैसे मैं होश में था। तो वो बंदा कहता है भाई ठीक है आप बैठ दो पीछे से। और मैंने वो बैग अपना, छोटा सा बैग था, वो मैंने बीच में रखा था ताकि उसके खून वून उसके ना लगे, तो बचा के। फिर वो बोला कि आपको ज़रूरत नहीं है, मेरे कपड़ों में मत देखो, आप अगर चक्कर वक्कर आए तो आप इसको पकड़ सकता। मैं कहा नहीं मैं ठीक हूँ, होश में पूरा था, खून इतना निकल जाओ, लेकिन जवानी थी। तो चल पड़े। फिर वो ले गया मेरे, करनाल हॉस्पिटल से हम आगे आ चुके थे 6-7 किलोमीटर। वो जब धूप निकली ना, जो लू, गर्मी जून के महीने की लू, थपेड़े पड़े ना मुंह पे, तो मतलब मोटरसाइकिल भेजने वाला भी थी कुछ, वो थपेड़ों से खून सूख गया, मैं देख रहा हूँ सूख रहा है खून से। तो खैर उसने मुझे बिठाया और हॉस्पिटल में चेक चुक करा के, वो डॉक्टर से मिला, ऐसे ऐसे बंदा है, कहते चलो ठीक है ले चलते हैं। मुझे फर्स्ट एड दिलवाई, जो खून वून उसने सब करा के एडमिट करा गया मेरे को बेड पे। फिर बोला और कोई ज़रूरत हो तो वो तो बताओ। मैं कह जी अब ज़रूरत क्या करेंगे, तो ठीक है जब मतलब पहुँचेंगे तो मैसेज पहुँचाएँगे। तो फिर मैं पहुँच गया, मतलब फिर मैंने कहाँ से एक इतना सा बच्चा छोटा सा आ गया, कोई इतनी मतलब इधर मुंह पे तो इतनी बड़ी पट्टी मोटी बांधी हुई थी, दूसरी आंख से मैंने देखा कि एक बच्चा हुआ। वो बोला कि भाई जी बहन, वो कुछ गांव का लगा जैसे पढ़ने वाला हो स्कूल से, बस्ता में उठाया। उसने कहता जी मुझे लग रहा है एक्सीडेंट हुआ है, तो आपका भी है कुछ ज़रूरत है? तो मैंने सोचा दिमाग में, तो आपने कभी तार दी है? कहते तार तो मैंने नहीं दी, लेकिन मैं पता कर लूँगा, तार घर है यहाँ पे। अच्छा। तो मैंने वो जेब में 100 के नोट, 200-300 नोट बड़ा होता है, ये 67 की बात है। कितने साल हो गए, कितने हो गए 67 को? ये समझ लो 58 हो गए, मतलब आज मैं 80 में हूँ, तो 31 हो गए, 25 को 58 मतलब लेके मैंने 100 का नोट निकाला, 100 नोट बड़ी होती है, तो 3 नोट थे मेरे पास। तो वो मैंने कहा बेटे यही है मेरे पास, तो ये तार दे लेना, जितने भी लगेंगे 2-4 रुपये 10 लगेंगे तो दे देना। तो एड्रेस बोला, ये एड्रेस लिखवा दिया। मैंने कहा मेरा एड्रेस लिखो, डैडी का एड्रेस लिखा। मैं तार बता देती हूँ इनको, ये न्यू जनरेशन के तार होता है, लेटर दिया, उस वक्त कोई फोन का कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, तो टेलीग्राम बोलते हैं जिसको, टेलीग्राम दिया। टेलीग्राम तक इनको मतलब जैसे मैसेज देते हैं, पहले हम चिट्ठियां लिखते थे, महाराज जी भी लिखते थे, फिर जाके वो जाती थी। पहले कट ऐसे टेलीग्राम होते थे, फोन नहीं होते थे। वो कट जाते के कोड वर्ड में जाती थी, आगे से वो मैसेज वो उसको डी कोड करके फिर लिख के भेज देते हैं। मैंने यही लिखा, उस दिन लिखा यही था कि मेट विद एन एक्सीडेंट, आई एम इन कानपुर
कौन सा जो आई हॉस्पिटल हो गया। कौन से हॉस्पिटल, नहीं आई नहीं, वही मेन हॉस्पिटल था अच्छा, वो, main था। क्या नाम है वो, करनाल हॉस्पिटल। इतना मैंने भेज दिया तो डैडी को, तो वो डैडी वहाँ पे सुनने तो आ ही गए। वो वहाँ पे जब टेलीग्राम पड़ी तो सब टेलीग्राम जब आती थी ना किसी की, तो घबराहट पहले हो जाती थी, कोई बुरी न्यूज़ ही है। तो वो भी लगे सब देख। अब मदर हमारी वहाँ पे चली हुई है, वो वहाँ वेट करती रही, कालका सामान लेके आना था, वहाँ नहीं आया, गाड़ी के टाइम हो गए, अभी नहीं आया, गाड़ी का भी टाइम होगा। वो बेचारे इंतज़ार करते करते शायद कुछ होगा। चलो शिमला पहुँची, शिमला से फिर आगे चौक पहुँची, चौक से चौक, उनको कुछ नहीं पता। तो इधर महाराज जी सत्संग होने थे, तो मदर हमारे वहाँ पे, वो उधर और इधर डैडी हमारे, और कुछ दोनों थी, बहनें थी, बहन छोटी थी गुड्डी। तो ये तो कॉलेज में पढ़ा दिए थे, कमल दीदी उस वक्त बड़ी थे, तो पढ़ा शुरू इन्हें नौकरी लगी थी, नए प्रोफेसर लगी थी। तो गुड्डी थी और छोटी बहन। तो वो कहते हैं, बता रहे हैं वहाँ की स्टोरी, मैं वो भी सुनाने लायक है इसलिए सुना रहा हूँ। ये हमारे कहाँ रखते हैं कि वो दादी हमारी थी एक, तो दादी कहने लगी कि एक्सीडेंट हुआ है। तो हमारे डैडी ने बता दिया कि एक्सीडेंट हुआ है। तो दादी हमारी थोड़ी समझदार थी, मतलब कह रही ये लिखा किस रहे हैं? वो कहते पतलाब ने खुद ही लिखा है। तो इससे ये तो लग गया कि बंदा जिंदा है, मतलब ठीक। इससे तो डैडी कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ करनाल। तो उन्होंने टैक्सी उस वक्त करी, हालांकि इतनी गरीबी के दिन बहुत नहीं थे, मेरी गरीबी थी, गरीबी भी नहीं थी, मतलब इतने थे नहीं। खैर उन्होंने टैक्सी करी और वहीं से और करके वहाँ पहुँच गया, सीधा करनाल वहाँ पहुँचे। हॉस्पिटल पता किया तो देखिए भी यहाँ पे जो जितने बंदे 25-30 आदमी हैं दोनों बसों के, वो यहाँ पे इस वार्ड में है। वो देख लिया, मेरे को पहचानने में क्या देर लेके आ गया। फिर मैंने देखा आँख लेट ही था, इंतजार ही कर रहा था, तो आँख खोली। डैडी ने भी, वो भी बड़ी हिम्मत वाले थे, लेकिन उन्होंने लेके कहाँ आ रहे थे, कहते ठीक है क्या है। फिर मैं उठ के खड़ा बैठ गया, मैं कहा ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं, अब आँख का है मामला। तो आँख चले गए जी, कहते चलो चलते हैं, फिर यहीं दिल्ली चलते हैं, यहाँ तो क्या है। वो टैक्सी पे ही हम दिल्ली आ गए वापस। तो दिल्ली अब कोई था एक मेरा दोस्त था मोटा, डॉक्टर धमन, आपको पता नहीं देखा कि नहीं, वो उसको फ़ोन किया तो वो आ गया। तो उसका कोई बहुत था वाई सर्जन था, उसके एडमिट हो गए हम। तो उसने पूरा देखा दुखा, कहते यहाँ तो खून तो बंद कर दिया है, यहाँ कोई इंतजाम तो है नहीं इनके पास। तो पूरी मशीन से देख लिया कि डैमेज काफ़ी हुआ लग रहा है, लेकिन अभी नहीं देखते, कल देखेंगे। तो अभी जो भी इंजेक्शन वगैरह उसने लगाया इधर यहाँ पे अंदर से, लेकिन अभी कुछ नहीं है, तो फिर कल देखते हैं। वो समझ गया अंदर से, उसको बोला नहीं है डैडी को, क्योंकि काम गड़बड़ है। तो आँख मेरी बंद ही थी, तो सुबह फिर अगले दिन उन्होंने मशीन से सूर्य चेक किया, तो डैडी को बताया कि ये जो पर्दा है ना, ये चोट शीशा पूरा पर्दे तक चला गया है, तो ये डैमेज भी हो गया, तो आँख में कोई है नहीं, उम्मीद बड़ी कम है। तो चले गए, जब क्या कर सकते थे, चलो और इलाज करते हैं, एक से डॉक्टर दूसरा, फिर वही धीरे धीरे करते करते कई डॉक्टरों के पास भी हुए। फिर जितने भी बेचारे उस वक्त अवार्ड थी, 2 हमारे प्लाट थे, वो बेचा एक, और फिर किसी के ठीक हो जाए। उस वक्त डॉक्टर कौल था, बड़ा मशहूर दिल्ली का, उस वक्त उसकी 300 या 800 रुपये फीस होती थी। अब 800 रुपये फीस उस ज़माने में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी हो गई। तो कर करा के उसके पास भी लिया, उसने भी देख दो के मशीनें चेक जब ठीक होनी शुरू हुई, खून सब बंद हो चुका है, तो कुछ है, सब ने जवाब दे दिया हुआ, तो है नहीं आँख, तो
ख़त्म है। फिर मेरे को वहाँ ले गए ऑल इंडिया में जो सबसे बड़ा डॉक्टर अग्रवाल है, कमल दीदी ने कहीं डलवाई कोई सिफारिश, तो वो उससे अपॉइंटमेंट ली। ऑल इंडिया में अग्रवाल था। तो लेके जी वो अग्रवाल ने भी मशीन से चेक की, वो कहते हैं इसमें कोई उम्मीद नहीं, नथिंग लेफ्ट, इस पर पत्थर की आँख लगेगी अब तो इसका कोई इलाज है। वरना ये एक बीमारी होती है सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिया, हमारी दोनों ना नर्व जो पीछे एक होती हैं, दिमाग को जो जाती है ना, दोनों को एक, दोनों आंखें जो देख रही हैं उसको एक करके पीछे दिमाग को भेजती है, उसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ये ऑप्टिक नर्व सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिया उसको बोलते हैं। अगर सिंपैथी हो जाए, एक आंख अगर नहीं आप इस्तेमाल कर रहे हो तो दूसरी आंख भी अंधी हो सकती है। तो कहते हैं आप इस बच्चे का निकाल दो ये वाली आंख, इसको कट ऑफ करेंगे तो फिर दूसरी आंख बचेगी। तो उसने फाइनल बोल दिया। अब ये हमारी मदर भी थी और वो कमल दीदी भी से कुछ है थे, जब सबसे बड़ा डॉक्टर जब माना हुआ जो वर्ल्ड लेवल का, तो उसने जब कह दिया तो उनकी कोई और आंख निकाले। तो डैडी हमारे वो जैसे होते हैं कि थोड़े से, कमल दीदी थोड़े यंग, तो उन्होंने पूछा भी कोई देखो ये और इलाज हो कोई, तो कोई हमने सुना आंख बदल जाती है। वो डांट के पड़ा उसको, लेडी इफ यू वांट टू सेव द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, मतलब लाइफ ऑफ द चाइल्ड, तो टेक आउट द आई, मतलब मेरा टाइम मत खराब करो, अगर आंख निकालनी है तो बताओ, इसका कोई इलाज नहीं है, दूसरी आंख भी जा सकती है, पत्थर की डालनी पड़ेगी, यहाँ इस चीज़ को कट ऑफ करना पड़ेगा, मतलब सिंपैथेटिक और ऑप्थेल्मिया, दूसरी आंख भी जाएगी ये सोच के चलो। तो हम सब, वो बेचारी ऐसे, हमारे डैडी तो कांपते वो बाहर आ गए। बंदा एकदम सोचे सबसे बड़ा डॉक्टर यही कह रहा है कोई इलाज नहीं है और कुछ है नहीं है, तो निकाल रहे हैं। और यंग आदमी है, जवान अच्छे थे हम, इसको इसमें मतलब आँख काना जो भी है कर दो। तो कहा जी छोड़ा उन्होंने, मम्मी वो कांपते हुए बाहर पे बैठ गए, मतलब इतने में हुआ। दीदी भी अंदर बोले, डांट ऊंट खा के आ गई कमल दीदी। तो फिर आ गए घर, करना था क्या। फिर एक और था कोई जिसको बोला ना 800 रुपये फीस वाला, भी उससे एक बड़ी करवाते हैं, मैंने फिर उससे करवाया, उसने भी यही जवाब दिया, तो नथिंग लेफ्ट, ये आँख जा चुकी है, तो आप इसको निकलवाइए। तो एक ही डॉक्टर था जिसका शुरू से, डॉक्टर धवन है, जिसके हस्बैंड, वो कहता है ये थोड़ा रिलीजियस था, तो शायद हो जाए, मिरेकल तो होते हैं जी, हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा हाँ, तसल्ली दे रहा था वो। तो वो था, बाकी सब ने जवाब दे दिया, बड़ा ने। हम घर आ गए, 2-3 महीने में मेरे को फिर ये पट्टी वट्टी हट गई, मैं देख रहा हूँ यहाँ से कोशिश भी, फिर वहाँ से कुछ अंधेरा ही अंधेरा है, नजर ही नहीं आ रहा। तो अब इसी तैयारी में थे कि कर देंगे। एक दिन कोई 1-1.5 महीने की बात बता रहा हूँ, सब खून वून सब ठीक हो चुका है, आँख भी सब हो चुकी है, हीलअप हो चुकी है, लेकिन वो नज़र कुछ नहीं आ रहा। फिर मैं एकदम से रात को पता नहीं क्या हुआ, आज तक मेरे को दर्द नहीं हुई, इतने एक्सीडेंट में सहा, मैं सब कुछ जरा सा बंद कर दो, मेरी आवाज आएगी। क्या कह रहे हो? इसको बंद कर दो ना। करो सी गल करो। नहीं तो शकुंतला, आपकी मम्मी जो उधर गए थे, तो वो भी तो आपने बात छोड़ दी बीच में। अच्छा, मैं वो कंटिन्यू अब आएंगे उस बात पे। नहीं, कंटिन्यू करता हूँ, अच्छी है, उधर की स्टोरी भी अलग ही है। वो चौक पहुंच गए थे ना, चौक पहुंचे, इनसे पूछो आपके पीछे बैठे हैं। ये वहीं थे जिनके पास ही पता। तो महाराज से पूछ रहे थे, महाराज जी प्रताप आया नहीं? हाँ जी आया नहीं, आ जाएगा इतनी गए। तो
हमारी और बताया भी ना कि एक्सीडेंट है या जो भी है। एक तार हमने दी थी डैडी ने भी, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, वो तार पहुंची ही नहीं वहाँ पे, वो फागू तक की 4-5 दिन पहले। तो फिर आँख पहुँच, जब तार वहाँ पहुँच गए हम डैडी की कि ऐसे ऐसे, अब फागू से आती थी तार, वो लेके बंदा आता था कभी दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसा नहीं था। तो वो आया कि एक्सीडेंट का आया, तो फिर लेके आया, नीचे आना होता है। फिर वो लेके आया कि बंदा महाराज ने बोला भी, बताया भी, तीसरे दिन की बात है ये। तीसरे दिन पहुँचे गए, दूसरे दिन वो महाराज ने बोला भी, फिर बताया मम्मी ने भी ऐसे ऐसे महाराज जी उसका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या करना। कहते भाई जाना पड़ेगा, कहते जाना पड़ेगा। तो मम्मी हमारे चले गए, कहते जी फिर इंजन की ठीक थी, हो जाएगा। कहते ना हाँ ना, मतलब हमारे जैसे मेरे कल करते भी थे, लेकिन किया करते नहीं, ऐसा भी हो जाएगा कुछ भी, मतलब मना किया। फिर मेरी चिट्ठी भी 1 आध महीने में चलती रही, वो मतलब लिखवाता रहा महाराज जी के, वो भी जवाब देते रहे। तो उसने यही बताया कि ये जो था तेरा कर्म, ऐसा था कर्म कि तेरा पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाना था और प्राण पखेरु उड़ जाने थे। और ऐसा इसका कोई है तो है नहीं है, और इसको रब का कर्म समझ के उसको भुगतना पड़ेगा, ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो चलो भी ठीक है, अभी तैयारी कर ही रहे हैं। हम आ गए घर, तो उधर से देखा महीने चिट्ठियाँ दूसरी भी हमारे से आ जा रही थी हमारी। तो एक दिन फिर एकदम अचानक फिर वहीं आता हूँ मैं, महीने बाद एकदम से। कभी दर्द नहीं हुआ मेरे को इतनी, मतलब मुझे दर्द नहीं हुआ, जैसे कटा हुआ यंग था या जो भी है, लेकिन वो एकदम से दर्द ऐसी उठी जैसे आँख को अंदर से खींच रहा है, इतनी दर्द थी। मैं ये बड़े चीख के रोना, ले गया मेरे को डॉक्टर के पास। फिर हम दौड़े मेरे को फिर वहीं डॉक्टर के पास, खन्ना के पास ही ले गए, कोई वही उम्मीद थी, बाकी तो सबने ना ही कर दिया। तो डॉक्टर खन्ना ही कह रही थी भी हाँ शायद उम्मीद है। तो फिर उससे क्लिनिक में पहुँचे, तो क्लिनिक में पूछ के वो देखा, चेक चुक किया, और दर्द बड़ी अभी भी दर्द हो रही है। तो उसे टीका लगा दिया, टीके से दर्द तो कम हो गई कुछ मेरी। लेकिन वो कहता जी, वो भी जो कहता था नहीं निकलवानी ना, वो भी जवाब देगा, ये तो निकलवानी पड़ेगी जी। मतलब सब उम्मीदें टूट गई। तो फिर हम पहुँचे, फिर चलो तैयारी करते हैं आँख निकालने की। तो मम्मा ही कहते नहीं ऐसा नहीं, हमारे यहाँ से उनको फेथ था कि महाराज जी के जब तक कह लेना है। वो कह रहे अब क्योंकि दर्द भी कम थी, वो रातों रात ही कहते बस पकड़ी उन्होंने अकेले। कहते मैं जाता हूँ, महाराज जी अगर कहेंगे तो ठीक है। फिर पहुँच गए, सत्संग खत्म हो चुके थे, तो चौक में आ गए। वो लेके फागू से पैदल आते थे, उसको बसें नहीं चलती थी, वहीं पर थी। वहाँ से आए बेचारी नीचे, महाराज रात को 7-8 बजे पहुँचे। कितने में 9 बजे नहीं, रात की चली जाए, सुबह 5 बजे 6 बजे पहुँच के फिर वो महाराज को सब बताई हाल, महाराज तो पता ही था। कहते जी देखो मैंने जितनी कोशिश करनी थी ये कर लिया है, ये कोई प्रारब्ध कर्म है, भुगतना ही पड़ेगा, ये तो अब क्या इसका क्या कह सकते हैं। मतलब महाराज जी उनको समझाने की कोशिश करते थे कि इसको निकालनी है तो निकालो जो भी है। तो वो रो पड़े काफ़ी एकदम। तो क्या कहते क्या करें। तो और कोई है क्या। महाराज ने भी एक किस्म से जवाब सा दे दिया ना कि कर्म ऐसा था, बस ये कम से कम हो सकता, सूली का जो कांटा बनना था बन चुका, बस इससे और ज़्यादा नहीं हो सकता। तो वो बार बार पूछे, हमारे मदर पूछे महाराज से कि महाराज जी कुछ और दसो, फिर मैं क्या करा। कहने देखो प्रारब्ध कर मैं तो
लिखिया भी है समझाया भी है, तो यह प्रत सहना पैंदा है। तो मना करते भी सुबह वो सोच रहे भी रात 11 बज गए तो सुबह निकलूँगी मैं करके। वो अभी गेट पे उस वक्त गेट जो बड़ा लोहे का गेट बना ना, उस वक्त फाटक होता था ऐसे ही लकड़ी का छोटा सा, पहले हाँ खट के नीचे, खट के नीचे जाता है खट को जो रास्ता, वहाँ वहाँ पत्थर पे बैठ गई, सीढ़ियाँ भी नहीं होती थी। तो कहते मैं बैठी वहाँ पे, तो मायूस से फिर निकलूँ क्या है। वो महाराज जी करके शहर चले जाते थे, फिर महाराज जी फिर आते थे, शहर को जल्दी निकलते थे, लंबी शहर जाते थे। तो महाराज आएंगे अभी 8-9 बजे आते हैं, तो एक बार उनसे मैं मिल के चाहती हूँ। तो मैं उससे बैठी थी वहाँ पे, मैं कहता मैं बैठी हूँ, तो डॉक्टर कपूर सिंह आ गए। कपूर सिंह यहाँ पे होते थे बड़े, कईयों ने देखा होगा, बहुत उनकी सेवा है यहाँ पे महाराज जी। बहुत सेवा। मतलब उनकी सेवा यहाँ तक है, महाराज ने उनको अपनी टेप में बोला हुआ है कि उनकी सेवा यहाँ तक है कि जब वो चलने लायक रह गए, ये महाराज जी के जाने के बाद की बात कर रहा हूँ, कि वो घसीट के यूँ चलते थे, यहाँ ऐसे घसीट के आगे चलते थे, तख्ती लेके वो खुरपी लेके खेत में गुड़ाई करते थे। मतलब ये बाप था 80-90 साल की उम्र में भी छेड़ी नहीं हुए। वो कपूर सिंह उस वक्त अच्छे थे, तो वो आया ऊपर से नीचे, कहना ये बहन तनवंती की हुआ। सबको पता था कि प्रताप के साथ ये हुआ है, तो बता के फिर उसने पूछा जी एंजन महाराज ने जवाब ही देता है। कहने जी जवाब तो देता है, पर साडा और कौन है हम उनके अलावा। तो कहते जी फिर मैं तो सब जिन्हें कहना जी कह चुकी हूँ, चलो हाँ से मारे मैं भी चल रहा था आपके साथ। फिर महाराज आए तो वो चढ़ गए ऊपर, पता था यहाँ बैठी है। फिर ऊपर पहुँच गए, फिर कपूर सिंह भी साथ चले गए। मतलब यही बोला कि हमारा कौन है, आप तो हमारे तो सब कुछ इष्ट हो हमारे। सॉरी, मतलब ये कि हमारा तो दर और है नहीं, कोई कहाँ जाए। फिर वो कहते हैं कि चुप कर गए महाराज जी, ऐसे बैठ के ऐसे पीछे कुर्सी पे टिका लिया। सॉरी सर 2 मिनट। होता है। फिर जी वो कपूर सिंह जी बोले, कहते अच्छा ऐसा कर, फिर 15-20 मिनट जैसे महाराज जी सो गए हों ऐसा लगा। लेकिन वो अंतर्धान हो गए। आपने टोपी कैसा पकड़ लिया। महाराज का महाराज जी कहते हैं ये अच्छा सभी तुम कहते हो, तो मैं एक कोशिश और कर लेता हूँ। जितनी कोशिश करनी थी सूली का कांटा बनाने की वो मैं कर चुका हूँ, मैं एक और कर लेता हूँ। तो फिर तो रुक जा, आज की रात रुक जा। कहते ठीक है जी। मतलब महाराज जी रात को 10 बजे दूध पीते थे। तो चले गए दूध पी के। तो
मतलब हमारे को कहने लगे भी आप जाओ थोड़ा आराम कर लो, सुबह आपने जाना है, हमारे ने जो जवाब देना है सुबह देना है। तो वहीं पे बैठ के जो महाराज जी कमरे के आगे आ गए, वो कहते जाओ बहन जी आप शिवानंद जी जानते हो ना शिवाजी ने। तो वो कहते नहीं जी, अच्छा नहीं माने तो कहते चलो कम्बल दे दिया आप यहीं पे लेट जाओ, अंदर आ जाओ। कहते नहीं मैं ठीक। तो कम्बल लेके महाराज जी सुबह उठते थे 4 बजे 3 बजे शायद, तो उठे आवाज़ आई तो महाराज जी फिर चले जाते थे थोड़ा अंदर, कुछ जो अपने तपस्या या तप करते थे। तो वो अरे अंधेरा था, 4 बजे 1 घंटा उन्होंने कुछ किया तपस्या। ऐसी चीज़ है कि मैं बता रहा हूँ ये कि ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है जो आपको शायद हैरान करेगी। महाराज जी ने ऐसा एक जो योग सिद्धि कर रखी थी, ऐसे थी कि शरीर इतनी हीट पैदा होती थी कि जो इन्होंने केसगढ़ में की थी, जिसकी जो इन्होंने अपने गुरु जी से सीखी थी, एक ऐसी वो ऐसी भी था कि तीन टब्बों में ये करते थे। तो पृथ्वीचंद जी यहाँ होते थे, उन्होंने बड़ी सेवा की थी। और ये इनकी ज़मीनें थी संतोष के ताया जी और संतोष के पिताजी ताया जी कॉमन केस, ये वहाँ केसगढ़ में उस वक्त की बात है। उस वक्त से पृथ्वी जी वहाँ पे पृथ्वीचंद जी जुड़े हुए थे उनके साथ। तो वो बात ये आई कि वो ऐसा तप किया हुआ था। खैर मतलब हमारे बैठे महाराज जी निकले कुछ 4 साल, अंधेरा ही होता, अंधेरा ही था। तो थोड़ी सी महाराज ने ऐसे थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो कहते हैं अंधेरे में मैंने देखा कि मुझे महाराज जी की ऐसे लंगोटा जैसे लंगोट पहना हुआ है और तांबे की तरह शरीर लाल था। इतनी सी नजर आई है, महाराज जी की मूर्ति नजर नहीं आ रही। तो उस वक्त फिर एक पुलियों के प्रसाद, पता नहीं किसका प्रसाद, उन्होंने एक ऐसे फेंका, धनवंती है अगर तेरे जाते हुए दर्द हो रही होगी तो फिर तो आंखें निकलवानी है, अगर तब भी दर्द हो रही होगी तो निकलवा देनी है। मतलब छोड़ा तब भी नहीं। अब वो 50 लेके तो चल पड़ी। कुछ उनके भी अभी कसर रह गई होगी उनसे, तो वो यही दुआई करेगी मारे मैं जाऊं तो वो ठीक ठाक हो। क्या जी पहुंच गए दिल्ली, सीधा हॉस्पिटल पहुंचे। वहीं जैसे आँख निकालने अगले तैयारी थी कि महाराज उनकी इंतज़ार करनी है। तो हमारी बड़ी दीदी की शादी हुई थी कोई एक 2 महीने पहले, मई में हुई थी, 27 मई को। तो ये 17 जून की बात, 15 जून की बात है, 13 जून की सत्संग शुरू होते थे। तो मैं बैठा, वो जीजा ही हमारे आए हुए मिलने कहीं से घूम घाम के कहीं से। तो वो मेरे से बात, मैं हंस के मजाक कर रहा था। तो मम्मी ने देखा कि हाँ हंस रहा है मतलब कोई दर्द वगैरह नहीं है। तो शुक्र किया, तो प्रसाद वाला दिया। तो फिर आँख नहीं निकाली और धीरे धीरे अब टाइम की बात है, फिर ऐसे आँख में मैं देखने लगा कि मुझे हर किसी ये ट्यूब नहीं नजर आ रही, लाइन सी नज़र आ रही है, अभी खिड़की नज़र आ रही है, खिड़की साफ नज़र कुछ नहीं आ रहा, लेकिन निकलवाई नहीं। और आज 80 साल का हूँ, आपके सामने ठीक ठाक। बोलो सतगुरु महाराज की जय। Bye.
Hare Rama